सबसे पहले शिक्षण क्या होता है, तो रायवर्म महोदय ने शिक्षण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यवस्तु। यानी कि शिक्षण तभी होगा जब ये तीनों चीज होंगी, यानी कि क्लासरूम के अंदर एक तो स्टूडेंट होना चाहिए, एक उनको पढ़ाने वाला कोई टीचर होना चाहिए, और कौन सी क्या चीज पढ़ रहे हैं वो कंटेंट होना चाहिए। तो उन दोनों के बीच टीचर और स्टूडेंट के बीच जो भी इंटरेक्शन होगा वो शिक्षण है। तो अतः वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य होने वाली अंतःक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। इसके बाद अब प्रतिमान या प्रारूप क्या होता है, मॉडल। तो प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रतिमान शब्द का प्रयोग किसी आदर्श के रूप में और किसी वस्तु के छोटे आकार के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी आदर्श को सामने लाकर छात्रों को इन आदर्शों का अनुकरण द्वारा ग्रहण कराने का प्रतिमानों द्वारा प्रयास किया जाता है। दूसरी स्थिति में वस्तु के छोटे आकार को प्रतिमान के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिमान क्या है, मॉडल दो तरीके के मॉडल होते हैं। एक तो वो मॉडल होते हैं जैसे हम किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं कि ये मॉडल है, और दूसरा वो मॉडल होता है जब किसी भी विशाल वस्तु या कोई भी ऐसी चीज है जिसे हम स्टूडेंट के सामने उसको रख नहीं सकते हैं एज इट इज, तो उसका हम एक छोटा मॉडल बना लेते हैं। जैसे हमें किसी को ताजमहल दिखाना है, किसी को लाल किला दिखाना है, या कोई हमें मैप दिखाना है कि ये एशिया या अफ्रीका या यूरोप, तो उसका हम एक छोटा मॉडल बना के वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि बच्चे उसको देख के समझ सके कि हाँ ऐसा कुछ ये होती है। तो ये प्रतिमान होता है। इसके बाद है शिक्षण प्रतिमान, यानी कि शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, तो किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को डालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत का आदि रूप माने जाते हैं। शिक्षण प्रतिमान का उपयोग शिक्षक अपने शिक्षकों को यहाँ पर शिक्षण होना था, शिक्षण को प्रभावशाली एवं रुचिकर बनाने के लिए करता है। यानी कि जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं, जो टीचिंग मॉडल, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि शिक्षक जो अपनी जो टीचिंग है उसको कैसे इफेक्टिव और कैसे ज्यादा उसको रुचिकर, जिससे बच्चों के लिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो और इंटरेस्ट उनको उस सब्जेक्ट में या जो कोई कंटेंट वो पढ़ा रहा है उसमें उनका इंटरेस्ट जागृत हो। तो इसके बाद हम परिभाषा, तो हाईमैन के अनुसार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में सोचने विचारने की एक रीति है जो वस्तु के अंतर्निहित गुणों को परखने के लिए आधार प्रदान करती है। इसके बाद है ईगल महोदय ने एक परिभाषा दी है, उनके अनुसार विशिष्ट अनुदेशात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यू रचनाएं शिक्षण प्रतिमान कहलाती हैं। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उनकी प्राप्ति के लिए जो भी हम उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल शिक्षण व्यू टीचिंग स्टडीज जो स्टडीज हैं या मेथड हैं वही शिक्षण प्रतिमान है। इसके बाद है जॉयस के अनुसार शिक्षण प्रतिमान में विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख किया जाता है। इसमें छात्र व शिक्षक मिलकर इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। इसके बाद है टीचिंग मॉडल। तो टीचिंग मॉडल के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें से ये जो आधुनिक टीचिंग मॉडल है उसको 4 कैटेगरी में वैज्ञानिकों ने डिवाइड किया है। उसमें है सबसे पहला है सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल, दूसरा है सूचना प्रक्रिया मॉडल, तीसरा है व्यक्तिगत मॉडल, चौथा है व्यवहार परिवर्तन मॉडल। इन सभी चारों के को भी 2-3 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। जैसे सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल के अंतर्गत आ जाएगा सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, न्यायशास्त्रीय प्रतिमान, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल जिसे डोनाल्ड ओलिवर ने दिया था। इसके बाद सामाजिक पूछताछ प्रतिमान, प्रयोगशाला प्रतिमान इसके अंतर्गत आ जाएगा। सूचना प्रक्रिया मॉडल के अंतर्गत कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल आ जाएगा ब्रूमर्स का, खोज प्रशिक्षण मॉडल आ जाएगा रिचर्ड सचमैन का, आगमन चिंतन प्रतिमान आ जाएगा तबाह का, वैज्ञानिक खोज प्रतिमान जोसेफ। इसके बाद व्यक्तिगत मॉडल है, इसके बाद व्यवहार परिवर्तन मॉडल है। तो इनके ये चारों के कुछ कैटेगरीज हैं कि कौन मॉडल किसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद है शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व। तो हर शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व होते हैं जिसमें सबसे पहला उद्देश्य होगा, दूसरा संरचना होती है, तीसरा सामाजिक प्रणाली है, चौथा सहायक प्रणाली है और पांचवा मूल्यांकन प्रणाली है। तो
कोई भी प्रतिमान जब विकसित किया जाता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, लक्ष्य होता है, कि उद्देश्य होता है कि हम क्यों इसको विकसित कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य होगा। इसके बाद कोई भी प्रतिमान जब होगा तो उसकी एक संरचना होगी, पूरी की स्टेप वाइज एक संरचना होगी कि इसमें सबसे पहले स्टेप ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा। इसके बाद एक सोशल प्रणाली भी होगी, सामाजिक प्रणाली। इसके बाद सपोर्ट सिस्टम भी उसका होता है। इसके बाद मूल्यांकन, कि हम जब उस प्रतिमान को क्लास में जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि ये जो शिक्षण प्रतिमान है, इसका जो हमारा उद्देश्य था उसको कितना हम अचीव कर पाए हैं, तो इसके मूल्यांकन प्रणाली के थ्रू इसका पता चलता है। इसके बाद है फंक्शन। तो शिक्षण प्रतिमान की कुछ फंक्शन होती हैं, जैसे पाठ्यक्रम का विकास करने में सहायक होती हैं, अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण एवं चयन के लिए, शिक्षण अधिगम क्रियाओं का विशिष्टीकरण के लिए, शिक्षण में सुधार, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण एवं विशिष्टीकरण। इसके बाद है फ्लेंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। मैम आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी। तो इसके बाद है फ्लेंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। तो सबसे पहले जो फ्लेंडर्स का मॉडल है उसमें अंतःक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर अंतःक्रिया इंटरेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले अंतःक्रिया विश्लेषण से अभिप्राय उस तकनीकी से है जिसके अंतर्गत कक्ष में घटने वाली घटनाओं का वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित निरीक्षण करने की व्यवस्था होती है, और जिसे अध्यापक के व्यवहार एवं कक्ष में चल रही अंतःक्रिया प्रक्रिया का समुचित अध्ययन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। शिक्षक के व्यवहारों या क्रियाओं के क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स के द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है उसे अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। इस प्रतिमान को नेड ई फ्लेंडर ने विकसित किया था। उन्होंने कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की जो कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक ढंग से करती है। इस पद्धति का उपयोग विशेष रूप से मौखिक व्यवहार और कक्षा संचार के लिए किया जाता है। छात्र और शिक्षक के बीच संचार गैर मौखिक के बजाय आमतौर पर मौखिक होता है। तो हम जब तक देखते हैं कि जैसे भी हम कोई क्लास में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि जो उनके बीच कम्युनिकेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, वो गैर मौखिक के बजाय मौखिक यानी कि वर्बल ज्यादातर होता है। क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर हम देखेंगे तो मुश्किल से कोई भी टीचर है 10 या 15 मिनट 1 घंटे की क्लास में ब्लैक बोर्ड पर वर्क करता है, बाकी का जो उनके बीच इंटरेक्शन होता है वो वर्बल ही होता है। इसके बाद इस पद्धति के साथ 3 सेकंड या उससे भी कम समय में होने वाली किसी भी गतिविधि का व्यवस्थित विश्लेषण किया जा सकता है। यह विश्लेषण का एक तथ्यात्मक और वैज्ञानिक तरीका है। इस पद्धति का मुख्य महत्व 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच प्रारंभ और प्रतिक्रिया है। फ्लेंडर के अनुसार कक्षा में शिक्षक मुख्य रूप से पहल करता है, जैसे प्रश्न पूछकर तथा व्याख्या करके, और छात्र उत्तर की अनुक्रिया करता है। दूसरे, जब छात्र प्रश्न पूछता है तब पहल करता है, तब शिक्षक अनुक्रिया करता है। कभी कभी दोनों मौन रहती है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जब शिक्षक कोई पहल करता है, कोई भी चीज पूछता है, तो वो उसकी व्याख्या करके या कोई भी पूछकर, तो स्टूडेंट उसके उत्तर के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। और दूसरे जब कोई भी छात्र प्रश्न पूछता है या पहल करता है तब शिक्षक उनका आंसर देने के लिए रिस्पॉन्स करता है। और कभी कभी होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो दोनों मौन भी रहते हैं। इसके बाद हम परिभाषाएं। तो रोहिला के अनुसार अंतःक्रिया विश्लेषण शिक्षण अधिगम सत्र के दौरान शाब्दिक अंतःक्रिया के वर्गों को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद रियान महोदय के अनुसार शिक्षण व्यवहार उन व्यक्तियों या क्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वे करते हैं तथा जिन क्रियाओं को करने की उनको जरूरत होती है, विशेषकर ऐसी क्रियाएं जो अधिगम के लिए निर्देशन तथा मार्गदर्शन से संबंधित है। इसके बाद है फ्लेंडर्स मॉडल में जो इन्होंने 10 कैटेगरी बताई हैं, तो उनको हम कैटेगरी को देखेंगे। तो फ्लेंडर ने छात्रों और शिक्षक के बीच कक्षा व्यवहार को 10 श्रेणियों में विभाजित किया है। विभाजन इस प्रकार है। सबसे पहले है टीचर टॉक, इसमें 7 श्रेणियां उन्होंने बताई। इसके बाद है स्टूडेंट टॉक, इन्होंने 2 श्रेणियां बताई इसमें। इसके बाद है साइलेंस और कंफ्यूजन की स्टेज, तो इसमें उन्होंने 1 श्रेणी बताई। पहली जो 7 श्रेणियां हैं इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा जो 4 है वो अप्रत्यक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष है, यहाँ पे इनडायरेक्ट होना था, यहाँ पे डायरेक्ट होगा। तो
पहली है जो 4 वर्ग वो अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट है, और दूसरा हिस्सा 3 वर्ग में इन्होंने विभाजित किया प्रत्यक्ष बातचीत यानी कि डायरेक्ट टॉक। यहाँ पे इंग्लिश में शायद गलत हो गया, जहाँ पे डायरेक्ट होना था वहाँ पे इनडायरेक्ट कर दिया। छात्र कथन के 2 वर्ग होते हैं तथा अंतिम वर्ग शिक्षक व छात्र दोनों के मौन होने से संबंधित है। इन वर्गों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले है इनडायरेक्ट शिक्षक व्यवहार। तो शिक्षक पहली 4 श्रेणियों में इस पद्धति से अप्रत्यक्ष व्यवहार छात्रों को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत शिक्षक की वे क्रियाएं होती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को अनुक्रिया के लिए प्रोत्साहित करती हैं या अग्रलिखित है। इसमें जो इन्होंने इनडायरेक्ट शिक्षक व्यवहार में इन्होंने जो बताई है 4 श्रेणियां, उसमें 4 में से सबसे पहली श्रेणी है भावनाओं को स्वीकार करना। तो इस श्रेणी में क्या होता है कि शिक्षक छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करता है। इस श्रेणी में छात्रों को अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का अधिकार दिया जाता है। इसके बाद दूसरी श्रेणी है वो है प्रशंसा या प्रोत्साहन देना। तो इसमें क्या होता है कि जो भी टीचर्स होता है वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए या उनको प्रोत्साहन करने के लिए कुछ गतिविधियां करता है, जैसे अच्छा है, बहुत अच्छा, इस प्रकार की उनकी प्रशंसा करता है। उन्हें समझाने के लिए या और मतलब कोई भी चीज है, अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है, बीच में अटक जाता है, तो बोलते हैं हाँ आप कर सकते हैं, करिए, हाँ बोलिए, इससे और आगे करिए। इस प्रकार की कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ स्टिमुलस देता है। इसके बाद है श्रेणी 3 विचारों को स्वीकार करना या उपयोग करना। तो इसमें क्या होता है, इस श्रेणी में शिक्षक छात्रों के विचारों को स्वीकार करता है, वह अपने सुझाव या विचार अपने शब्दों या शैली में समझाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी छात्र हैं वो कुछ भी अगर क्लास में बता रहे हैं तो उसमें ये नहीं है कि स्टूडेंट क्या टीचर ये नहीं कि नहीं ये गलत है, यहाँ मत बोलो, ऐसा नहीं है, तुम बैठ जाओ, चुप रहो, इस प्रकार की इसमें चीजें नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनके विचारों को स्वीकार करना पड़ता है कि वो क्या कह रहे हैं, उनको सुनना पड़ता है। इसके बाद है प्रश्न पूछना, श्रेणी 4। इस श्रेणी में केवल प्रश्न पूछना शामिल है। प्रश्न पूछने के बाद शिक्षक को आवश्यक रूप से उत्तर प्राप्त करने चाहिए। इस श्रेणी में क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट से कक्षा में प्रश्न पूछता है और कोशिश करता है कि जो भी टीचर ने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर स्टूडेंट दे सकें, ऐसी उसकी कोशिश रहती है। यहाँ पे इसके बाद है डायरेक्ट शिक्षक व्यवहार यानी कि प्रत्यक्ष। तो इसमें भी इन्होंने 3 श्रेणियां बताई थी। तो सबसे पहले इसमें 5वीं श्रेणी है व्याख्यान, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि डायरेक्ट की ये फर्स्ट श्रेणी है और टोटल 10 में से ये 5वीं श्रेणी है। तो व्याख्यान यह एक प्रकार की मौखिक बातचीत है और इस श्रेणी का उपयोग किसी को कुछ राय देने के लिए या जब शिक्षक कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है या किसी चीज के बारे में चर्चा करने के लिए किया जाता है। तो व्याख्यान श्रेणी में क्या होता है कि यह एक मौखिक बातचीत है। इसमें कोई भी स्टूडेंट्स के लिए जब कोई भी टीचर उसके लिए सजेशन देता है, कोई भी अपनी तरफ से राय देता है कि नहीं या कुछ समझाने की कोशिश करता है, तब इसका उपयोग करता है। इसके बाद है श्रेणी 6 दिशा निर्देश देना। बच्चों को कक्षा में कुछ करने के लिए निर्देश देना, जैसे सभी छात्र सामने खड़े होंगे या बैठो और काम करो जैसे निर्देशन देता है। तो इसमें टीचर स्टूडेंट्स को कुछ निर्देश देता है कि तुम यहाँ पे ये करो, यहाँ पे वो, मतलब पूरी क्लास को कुछ ना कुछ निर्देश जो भी देना होता है वो इस कैटेगरी के अंदर रखा है। इसके बाद है श्रेणी 7। इसमें है आलोचना और औचित्य प्राधिकरण। यह तब उपयोग किया जाता है जब शिक्षक अनुचित व्यवहार के लिए छात्रों को आलोचना करता है और कहता है मुझे यह पसंद नहीं है या मैं आपको कक्षा से बाहर कर दूंगा, चुप रहो, जाओ, बाहर चले जाओ। यानी कि इसमें क्या होता है, ये 7वीं श्रेणी के अंतर्गत कोई भी स्टूडेंट है क्लास के अंदर वो किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार कर रहा है, कक्षा के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कक्षा अनुरूप नहीं है, तो इसके अंतर्गत टीचर कुछ इस प्रकार की उनको कह सकता है कि मुझे ये ठीक नहीं है, आपका व्यवहार सही नहीं है, आप कक्षा से बाहर चले जाइए या चुप रहिए। इसके बाद है छात्र बातचीत, पीपल टॉक। तो इसमें इन्होंने 2 श्रेणियां इसके अंतर्गत है। छात्र बातचीत, इसे 2 समूह में विभाजित किया गया है। पहली छात्र बातचीत है प्रतिक्रिया और दूसरी छात्र बातचीत है वार्तालाप। तो सबसे पहले छात्र बातचीत की प्रतिक्रिया,
जब शिक्षक छात्रों से सवाल पूछता है तो छात्र सवालों के जवाब देते हैं और मौखिक तरीके से निर्देशों का पालन करते हैं। फिर ये सभी प्रतिक्रियाएं इस तरह की श्रेणी में आती हैं। इसके बाद है 9 छात्र प्रारंभ। इसमें छात्र चर्चा शुरू करते हैं और प्रश्न पूछने और कुछ कहने के लिए उत्सुक होते हैं। इस श्रेणी में इस तरह की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। छात्रों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये जो 9वीं श्रेणी है, इसमें क्या होता है कि जब कोई भी अपन पाठ कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो सकते हैं या उनके अंदर कोई भी जिज्ञासा है जिसके प्रति वो उत्सुक हैं पूछने के लिए, तो वो ये पूछते हैं और इसमें उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको शामिल किया जाता है और जो छात्रों द्वारा जो विचार है जो अभिव्यक्त किए जाते हैं वो भी इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद है लास्ट श्रेणी है 10वीं, वो है मौन या भ्रम की स्थिति। तो कक्षा में छात्र की चुप्पी या भ्रम इस श्रेणी में आता है। यानी कि एक टाइम ऐसा आता है क्लास के टाइम कि जब उनको भ्रम या मौन रहते हैं, यानी कि एक तरह से होता है कि कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो एकदम से पूरी क्लास साइलेंस हो जाती है। तो यानी कि तो ये 10वीं श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसके बाद है अंतःक्रिया मैट्रिक्स की संरचना। तो इसमें क्या होता है, कक्षा के व्यवहारों का क्रमबद्ध निरीक्षण करके उन्हें एक तालिका या अंतःक्रिया मैट्रिक्स में लिखा जाता है। इस तालिका में निम्नांकित बिंदु स्पष्ट हो जाती हैं। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा है, छात्र कितनी सक्रिय हैं, शिक्षक कितना कैसा प्रोत्साहन छात्रों को देते हैं, छात्र व शिक्षक के व्यवहारों में क्या कमियां रह गई, उन्हें कैसा सुधारा जा सकता है, कक्षा शिक्षण समग्र रूप से कैसा है। यानी कि जो हम अंतःक्रिया जो मैट्रिक्स की संरचना करते हैं उनके ये कुछ उद्देश्य होते हैं कि जिसको लेकर हम ये करते हैं और इन्हीं पॉइंट को लेकर हम इसकी संरचना करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमने जो इस प्रतिमान का उपयोग किया है, जो हमने टीचिंग मॉडल का यूज किया, जो हमने आज कंटेंट पढ़ाया है क्लास में, उसका हम इन 5 बिंदुओं के आधार पर उनका क्या कह सकते हैं कि मूल्यांकन करते हैं या अंतःक्रिया मैट्रिक्स की संरचना के द्वारा उनका पता लगाते हैं। तो फ्लैंडर्स विश्लेषण की 10 श्रेणियां, तो इसमें है फ्लैंडर्स द्वारा विकसित 10 श्रेणी विधि या अंतःक्रिया विश्लेषण विधि के 2 भाग हैं। एक है अंकन प्रक्रिया एनकोडिंग प्रोसीजर। इसमें क्या है, निरीक्षणकर्ता कक्षा में शिक्षण के आधार पर या पाठ की ध्वनि टेप के आधार पर विभिन्न अंतःक्रिया प्रक्रियाओं का अंकन करता है। पाठ का निरीक्षण कम से कम 20 मिनट तक किया जाता है। यदि एक ही प्रकार की अंतःक्रिया काफी चलती रहती है तो उसका अंकन भी उतनी ही बार प्रति 3 सेकंड की दर से किया जाता है। अंतःक्रिया तालिका के निर्माण के लिए 10 बाई 10 खानों की एक मैट्रिक्स तैयार की जाती है और निरीक्षणकर्ता इसमें अपने निरीक्षण के आधार पर अंकन करता है। इसके बाद दूसरी है व्याख्या की प्रक्रिया, डिकोडिंग प्रोसेस। अंकन से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या आवश्यक हो जाती है। इसी से शिक्षक के व्यवहार का विश्लेषण होता है। आंकड़ों की व्याख्या इस प्रकार करती है। इसमें सबसे पहले है व्याख्या। इसके बाद व्याख्या 2 प्रकार से होती है, एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंतर्गत भी आती है कैटेगरी रेशियो, व्यवहार अनुपात बिहेवियर रेशियो, अंतःक्रिया चर इंटरेक्शन वेरिएबल। इसके बाद है क्वालिटेटिव के अंतर्गत 3 आ जाती हैं। इसमें आ जाएगी आपकी फ्लो चार्ट, बॉक्स फ्लो डायग्राम, अंतःक्रिया प्रतिमान यानी कि इंटरेक्शन मॉडल। तो इसके बाद सबसे पहले आ जाएगा इसमें परिणात्मक व्याख्या यानी कि क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन। तो परिणात्मक व्याख्या के अंतर्गत प्रत्येक पद की व्याख्या इन सूत्रों से की जाती है। इसमें कुछ सूत्र होते हैं जिसके अनुसार इनकी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन किया जाता है। जैसे इसमें शिक्षक कथन अपॉन टीचर टॉक 1+2, यानी कि ये कुछ सूत्र होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। इसके बाद हम गुणात्मक व्याख्या क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कक्षागत व्यवहार के विश्लेषण की व्याख्या को गुणात्मक रूप से भी व्यक्त किया जाता है। चार्ट तथा रेखा चित्रों के माध्यम बनाकर इस प्रकार की व्याख्या की जाती है। 3 प्रकार से यह गुणात्मक व्याख्या की जाती है। सबसे पहले इसमें फ्लो चार्ट रहेगा। परिणात्मक व्याख्या से प्राप्त आंकड़ों को घड़ी के अनुरूप प्रवाह चार्ट में अंकित किया जाता है। इसमें कुल आवृत्तियों की श्रेणियों को ज्ञात किया जाता है। सामान्यतः 5 श्रेणियों में सर्वाधिक आवृत्तियां देखी गई हैं, परंतु अन्य श्रेणियों में भी आवृत्तियों की संभावना होती है। प्रवाह चार्ट बनाने में सभी श्रेणियों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद है मंजूसा प्रवाह रेखा चित्र, बॉक्स फ्लो डायग्राम। घड़ी के अनुरूप प्रवाह चार्ट से शिक्षक के व्यवहार को समझाने में कठिनाई होती है, इसलिए मंजूसा प्रवाह चार्ट द्वारा शिक्षण व्यवहार को पृथक पृथक अंकित किया जाता है। इसमें वर्ग तथा संकेत 7 छोटे मोटे पतली बनाए जाते हैं जिनमें प्रत्येक व्यवहार की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इसमें निर्धारित आवृत्तियों को ही अंकित किया जाता है।
इसके बाद है अंतःक्रिया प्रतिमान, इंटरेक्शन मॉडल। लैंडन ने शिक्षण व्यवहार की गुणात्मक व्याख्या के लिए अंतःक्रिया प्रतिमान विकसित किया। इसमें शिक्षण व्यवहार की व्याख्या निष्पत्ति के संदर्भ में की जाती है। निर्धारित क्रम के अनुसार शिक्षण की अनुक्रियाओं को प्रवाह सिद्धांत के अनुरूप आव्यूह कुलावृत्तियों की सहायता से शाब्दिक व्यवहार को व्यक्त किया जाता है। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान अंतःक्रिया विश्लेषण की वस्तुनिष्ठ प्रविधि है। इसमें 3 सेकंड तक की घटनाओं का अंकन एवं विश्लेषण किया जाता है। इसमें शिक्षण के स्वरूप तथा व्यवहार दोनों का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है, जिससे अंतःक्रिया शिक्षण व्यवहार के विशुद्ध प्रतिनिधित्व के रूप में व्यक्त होती है। इसमें जैसे ये है इंटरेक्शन मैट्रिक्स है, तो इसमें 10x10 के 10 रो होती हैं और 10 कॉलम होती हैं। इसमें कुछ इनमें सबसे पहले जैसे विचार स्वीकार करना, प्रशंसा या प्रोत्साहन, छात्र विचारों की स्वीकृति, प्रश्न पूछना, भाषण देना, निर्देश देना, आलोचना तथा अधिकार, प्रदर्शन, छात्र अनुक्रिया, छात्र स्वक्रम, मौन या भ्रांति। ठीक है, इनको इसके अनुसार इसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है और इसमें इनको जो भी इनकी रो और कॉलम है इनमें उनके अनुसार नंबरिंग कर दी जाती है। इसके बाद हम विशेषताएं, तो यह कक्षा शिक्षण निरीक्षण की एक वस्तुनिष्ठ जी, इस प्रतिमान को आप उस फॉर्मेट में रखिए। इसके उद्देश्य क्या है, क्यों इसको उपयोग करें, फिर इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन, सिंटैक्स दिया है तो सिंटैक्स आपने बता ही दिया है कि 10 क्रियाएं होती हैं, 7 टीचर की होती है, 2 स्टूडेंट की होती है। इसके बाद इसका सोशल सिस्टम बताइए और इसका सपोर्ट सिस्टम और इवेल्युएट कीजिए बेटा। मैम ये तो कहीं नहीं मिला उसमें, मैंने देखा था एक किताब में। आप बताइए, हमने जब इतने पढ़े हैं, इतने लोगों को सुना है, तो आप अपने हिसाब से जमा के रखिए ना। जैसे ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है कि मौखिक ज्यादा से ज्यादा छात्र और शिक्षक एक्टिव रहे क्लास में, है ना। जी, जी। छात्रों के और शिक्षक की मौखिक जो शाब्दिक क्रियाएं हैं, शॉर्ट इंटरेक्शन है क्लास में, उसको जानना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और उसको बढ़ावा देना। ठीक है जी। सोशल का सिंटैक्स यानी संरचना होगी इसकी 10 क्रियाएं जो अभी आपने बताया, है ना। तो इनमें से कौन सी 7 क्रियाएं किसकी हैं? मैम वो एक है इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट और तीसरा है वो मौन या भ्रांति वाली। हाँ, इसमें 7 जो क्रियाएं हैं वो टीचर से हैं, जिसमें 4 पहले की इनडायरेक्ट है और 3 डायरेक्ट। ठीक है ना। और 2 स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट टॉक, जिसमें छात्र प्रश्न का उत्तर अनुक्रियाएं करते हैं, कभी कभी अपने मन से भी तथ्य जोड़ते हैं। ठीक है। और लास्ट वाला है मौन। जब क्लास में हौच पौच हो जाता है तो टीचर उन्हें कहता है शांत रहिए, या कोई गड़बड़ होता है या कुछ बच्चे पूछ रहे हैं और टीचर उनको एलुबरेट करने के लिए तैयारी करता है तो मौन धारण हो जाता है वहाँ। ठीक है, ये हो गया इसका सिंटैक्स। अगर आएगा तो हम पूरा फ्लेंडर थोड़ी ना उतारेंगे, हम तो शिक्षण प्रतिमान के अनुसार चीजों को जमाएंगे फ्लेंडर में से लेके। ये तो पूरा फ्लेंडर बता रहे हैं कैसे ऐसे इनको मैट्रिसेस बनाएंगे इनका, और इस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। अब इसका सपोर्ट सिस्टम बताइए। सपोर्ट सिस्टम में क्या रखते हैं हम? टीचर का पार्ट और स्टूडेंट का पार्ट। तो वो बताइए आप, सपोर्ट सिस्टम में टीचर ज्यादा बोल रहा है या स्टूडेंट ज्यादा बोल रहे हैं? टीचर एक्टिव है क्या बच्चे पैसिव हैं? तो बच्चे पैसिव नहीं है, बच्चे भी बोल रहे हैं, है ना। इसमें दोनों का मतलब कह सकते हैं कि एक मतलब आधा आधा उसका है। इसमें ना अभी टीचर भी ज्यादा भी नहीं बोल पा रहा है, बच्चे भी ज्यादा नहीं बोल, सब दोनों का इसमें योगदान है। सभी बोल रहे हैं, टीचर का भी उतना ही मौका मिल रहा है और बच्चों को भी उतना ही मौका दिया जा रहा है। हाँ, मैं यही जानना चाहती थी। अब सपोर्ट सिस्टम में इसमें सपोर्ट कौन करता है, यानी मूल्यांकन की तकनीकें कौन सी होती हैं, पाठ के आगे विकास करने के लिए कौन सी तकनीकें होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चार्ट वगैरह उपयोग करते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बच्चे टीचर मॉडल ले जाते हैं, बच्चे टीचर उनको एलोबरेट करते हैं, समझाते हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं छात्रों के वो संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ये सपोर्ट सिस्टम आ गया। अब एप्लीकेशन ये किन पे अप्लाई किया जा सकता है? किन छात्रों पर? सभी क्लासों पर, पर्टिकुलर प्राइमरी पर या सेकेंडरी पर? जी मैम, ये ज्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए यूज किया जा सकता है। हाँ, मैं यही जानना चाहती थी। जैसे अगर एग्जाम में आ जाता है, एक तो आएगा कि शिक्षण प्रतिमान फ्लेंडर को समझाइए, तब इतना बड़ा फ्लेंडर का आप रखेंगे नहीं। तो जो शिक्षण प्रतिमान टीचर एजुकेशन के हिसाब से जो आप लेंगे, तो वो मेन आप लेंगे फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और आपका एप्लीकेशन लेवल। इन 5 चीजों के अंदर आप इसको समाहित करने का
प्रयास करेंगे। हाँ, जो पर्टिकुलर अकेला फ्लेंडर हम पढ़ाएंगे, जब आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो फिर आप बताएंगे कि कैसे आप इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, कैसे आप निरीक्षण हो, यानी निरीक्षण करने के लिए एक्सपर्ट होना जरूरी है, पता होना चाहिए पूरी 10 क्रियाएं। जी मैम, ये क्योंकि मैम ये बहुत बड़ा और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का मॉडल है, तो इसके लिए सबसे पहले वही है कि जो टीचर है वो ट्रेंड होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद जो कक्षा का जो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट है वो भी ठीक होना चाहिए। तो इसमें मैम ये विशेषताएं बता देता हूँ, तो मैम इसमें सारी की चीजें आ जाएंगी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। यह कक्षा शिक्षण निरीक्षण की एक वस्तुनिष्ठ विधि मानी जाती है। इसके द्वारा कक्षागत शिक्षण व्यवहार के स्वरूपों तथा क्षेत्रों का अभ्यास किया जाता है। विभिन्न शोध कार्यों में यह बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। शिक्षण तथा शिक्षक दोनों में सुधार यह विधि लाती है। तो इस विधि से क्या होता है, तो जो अपनी जो टीचिंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है और जो शिक्षक की जो क्वालिटी है जो शिक्षक है उसमें भी होता है। यह वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ विधि है। कृत्रिम वातावरण में इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहार का निरीक्षण करने में समर्थ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अभी हमने जो 10 कैटेगरी देखी है तो उसमें सारे के सारे जो व्यवहार हैं जो टीचर से रिलेटेड और स्टूडेंट से रिलेटेड सारी चीजों पर फोकस किया है। तो इसमें कह सकते हैं यह सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवहार पर भी व्यवहार का भी निरीक्षण करने में समर्थ है। कक्षा शिक्षण की मूल्यांकन की यह विश्वसनीय विधि है। एक तो यह मूल्यांकन की इसलिए विश्वसनीय विधि है क्योंकि इसमें जो मूल्यांकन किया जा रहा है ये किया है, कह सकते हैं कि ये पूरे सिस्टमेटिक वे में किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले 10x10 का हम मैट्रिक्स तैयार करते हैं। 10x10 में फिर हम सभी 10 जो इसकी कैटेगरी है सबको नोट्स करते हैं और उसमें उसको एंट्री करते हैं कि किसमें कितना आपने उसमें यूज किया है, टीचर ने वहाँ पर कौन सी कैटेगरी छोड़ दी, कौन सी नहीं छोड़ी है। इसके द्वारा शिक्षक व्यवहार सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है। शिक्षण अभ्यास के समय इस विधि द्वारा अपेक्षित शिक्षण व्यवहार की जानकारी अध्यापकों को दी जा सकती है। यह कक्षा शिक्षण मूल्यांकन की एक विश्वसनीय विधि है। इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इस पद्धति में सभी गतिविधियों का पूरा विवरण प्राप्त नहीं किया जा सकता है और कुछ व्यवहारों को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, उन्हें अप्रमाणित किया जा सकता है। इसके मतलब कह सकते हैं कि हम इसमें सिर्फ 10 कैटेगरी हमने बनाई है, तो 10 ही कैटेगरी के बेसिस पे हम उनके व्यवहार को कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं टीचर और स्टूडेंट कक्षा में, तो उन कैटेगरी उन व्यवहारों की हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है। तो इसमें सिर्फ 10 ही कैटेगरी के अंतर्गत हमने उनका पूरे व्यवहार को वर्गीकृत करने की कोशिश करी है। तो एक तो ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा यह विधि कक्षा व्यवस्था आदि के सामाजिक कौशल से संबंधित है। तो इसमें क्या है कि यह विधि एक सोशल स्किल्स से भी संबंधित है, क्योंकि जो टीचर्स है उसको अगर इस स्किल्स का कोई नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे इफेक्टिव नहीं हो सकती है। यह एक महंगी विधि है और इसका प्रयोग करना हमेशा संभव नहीं होता है, क्योंकि यह विधि इसलिए एक तो महंगी है और दूसरा ये है कि इसमें एक टीचर ट्रेंड होना चाहिए। वहाँ का जो परिस्थितियां ऐसी होना चाहिए कि हम इस विधि को लागू कर सकें कक्ष के अंतर्गत। तो यह हर जहाँ पर इसको हम उपयोग भी नहीं कर सकते कि हर तरीके की क्लास में हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दूसरा यह अपने आप में पूर्ण शोध पद्धति नहीं है। एक तो यह कह सकते हैं कि यह पूर्ण शोध पद्धति भी नहीं है, क्योंकि हम 10 ही कैटेगरी में इसको मानकर इसको पूर्ण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी बहुत सारी बन सकती हैं, बहुत सारे व्यवहार हो सकते हैं। कभी कभी कक्षा नीरस हो जाती है क्योंकि इसमें आंकड़े एकत्र करने होते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो हम पढ़ा रहे होते हैं या टीचिंग कर रहे होते हैं तो टीचिंग पर तो हम फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसका डाटा भी हमें इकट्ठा करना होता है। तो डाटा इकट्ठा करने के चक्कर में कभी कभी हो सकता है कि जो कक्षा का जो माहौल है स्टूडेंट के बीच जो है वो नीरस माहौल हो जाए। इस पद्धति में शिक्षक बातचीत की 7 श्रेणियां हैं और छात्र बातचीत के लिए केवल 2 हैं, इसलिए छात्र बातचीत पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। तो इसमें जो टीचर का है वो ज्यादा है और छात्र का कम है। तो इसमें क्योंकि टीचर को 7 श्रेणियों में दिया गया है और स्टूडेंट को केवल 2 कैटेगरी में दिया गया और एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें मौन या साइलेंस की है। इसके बाद शिक्षक को प्रशिक्षित करना भी एक समस्या है। ऐसे शिक्षकों की कमी के कारण इस पद्धति का उपयोग नहीं किया है। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसकी लिमिटेशंस हो गई कि सारे के सारे टीचर ट्रेंड नहीं है, तो उनको प्रशिक्षित करना होगा तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और मैम अब खत्म हो गया मैम, इतना ही है। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन।